प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम रसायन विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप उन सभी एग्जामों के नामों का लिस्ट देख सकते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग से लेकर के CSET, PU तक। अब चूंकि ये प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, तो ये संभावना रखते हैं कि फ्यूचर में भी होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएं, और इसलिए हमें जो है इनको सबसे पहले देख लेना चाहिए और इनको जो है सबसे पहले हमें कंटेस्ट कर लेना चाहिए, एकदम बिल्कुल जो है ये हमसे छूट करके ना जाए। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक करके। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी रिएसिन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकोटीन जो है वो जहरीला पदार्थ है जो कि तंबाकू का घटक यानी कि कंपोनेंट होता है, उसका जो है भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है। ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी एस्पिरिन और ऑप्शन सी है कैफीन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैफीन। कैफीन जो है वो चाय और कॉफी का जो है मेन क्रियाशील घटक होता है जो कि हमारे बॉडी में जाकर के हमें जो है ताजगी लाता है, हमें सक्रिय बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लों को रखने के लिए बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी पीतल और ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी कांच। तो देखिए, प्रबल अम्लों को रखने के लिए जो है जो बर्तन का यूज किया जाता है वो बर्तन जो है आपका कांच का बना होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच। क्योंकि देखिए कांच जो होता है ये आपका अभिक्रिया नहीं करता है, ये जो है आपका अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि अम्लों से कांच जो होता है ये अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि जो है इसका उपयोग करते हैं हम लोग प्रबल अम्लों को रखने के लिए। ठीक है, चलिए आपको देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैगनी रंग का यौगिक कौन सा है। ऑप्शन ए है पोटेशियम नाइट्रेट और ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट और ऑप्शन सी है पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो आपका प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक यौगिक है जिसका कि कलर होता है बैगनी, और इसको जो हम लोग लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि लाल दवा किसको बोलते हैं। तो लाल दवा जो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है KMnO4। तो ये जो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पदार्थों की वास्तविक मात्रा पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए जीव रसायन, ऑप्शन बी है अकार्बनिक रसायन और ऑप्शन सी है ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन और ऑप्शन डी है विश्लेषिक रसायन। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्लेषिक रसायन। देखिए, पदार्थों की वास्तविक मात्रा पता लगाने के लिए हम लोग जो है विश्लेषिक रसायन विज्ञान का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पीटवा लोहा कहलाता है, ऑप्शन बी ढलवा लोहा कहलाता है, या फिर ऑप्शन सी कठोर इस्पात कहलाता है, या फिर ऑप्शन डी जंगरोधी इस्पात कहलाता है। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी इस्पात जो है वो आपका क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात होता है जो कि जंग को नहीं लगने देता है, यानी कि जंग को जो है रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्वथनांक और ऑप्शन बी है गलनांक और ऑप्शन सी है त्रिक बिंदु और ऑप्शन डी है हिमांक। तो देखिए उसको जो है हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर जो है किसी भी पदार्थ का ठोस, उसका गैस और उसका जो है तरल रूप तीनों ही सह अस्तित्व रखते हैं, उस बिंदु को जो हम लोग ट्रिपल पॉइंट या फिर जो है त्रिक बिंदु कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं हिमांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। देखिए, हिमांक हो जाता है वो तापमान जिस पर कि कोई द्रव ठोस बने। तो देखिए जिस पर कि आपका जो है कोई एक लिक्विड है, ये लिक्विड अगर जो है सॉलिड बन जाता है तो वो जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग गलनांक के बारे में, यानी कि जो है द्रवणांक के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो देखिए इसको हम लोग बताएंगे कि वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि कोई एक ठोस जो है यानी कि जो सॉलिड है
ये आपका जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो टेम्परेचर है यही टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है गलनांक। तो ये भी आपने समझ लिया। इसी तरीके से आपका जो है क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कि कोई जो लिक्विड होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। तो अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है किसी कोई लिक्विड, तो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्वथनांक। तो इस तरीके से ये चारों आपने समझ लिया और इसका जो है आंसर भी आपने जान लिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु जो होता है उस पर ठोस, तरल और गैसीय रूप तीनों ही जो है आपके अस्तित्व में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। तो देखिए पेंसिल लेड जो होता है वो आपका ग्रेफाइट से बना होता है, तो इसका जो है पहला ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। वैसे देख लेते हैं इसका ऑप्शन जो है कास्ट कोयला और लेड ऑक्साइड और काजल भी दिया हुआ है, बट इसका सही आंसर तो आपका लेड ही, सॉरी लेड बोल रहा हूँ, ग्रेफाइट था, जिससे कि पेंसिल का लेड बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित को दिया गया है। ऑप्शन ए है हानिकारक जीवाणु और ऑप्शन बी है जहरीले पदार्थ और ऑप्शन सी है संक्रमणकारी विषाणु और ऑप्शन डी है रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन यानी कि इनहिबिट करते हैं या फिर उन्हें नष्ट करते हैं। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका प्रतिरक्षी जो है वो रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं या फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं, उसी को कहा जाता है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि विष खा लेने पर यानी कि जहर खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिरक्षी, ऑप्शन बी प्रतिजन यानी कि एंटीजन और ऑप्शन सी प्रतिविष यानी कि एंटीडोट और ऑप्शन डी प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका प्रतिविष जो होता है, एंटीडोट जो होता है, वो आपका जो व्यक्ति विष खा लेता है उसको दिया जाता है या फिर कह सकते हैं कि बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए जो है ये दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण और ऑप्शन बी है अपचयन और ऑप्शन सी है निर्जलीकरण और ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। तो देखिए किसी भी सिस्टम से अगर वाटर को जो है निकाला जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है आपका डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या होता है और आपका जो है वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण का मतलब हो गया आपका जो है वाटर का जो वेपर के रूप में उड़ना, तो ये हो गया आपका जो है वाष्पीकरण। ठीक है, और दूसरा आपका बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण क्या है। तो देखिए किसी भी पदार्थ के साथ में अगर ऑक्सीजन जो है आपका ऐड हो रहा है तो ये आपका कहलाता है ऑक्सीकरण, या फिर उसमें से हाइड्रोजन जो है आपका माइनस हो रहा है मतलब कि बाहर निकल रहा है, तो ये आपका कहलाता है ऑक्सीकरण। और दूसरा यहाँ पे अपचयन का भी ध्यान रखिए कि अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, हाँ उसमें से ऑक्सीजन जो अगर निकल रहा है या फिर हाइड्रोजन जो उसमें ऐड हो रहा है, दोनों में से कोई भी, तो ये आपका अपचयन रिएक्शन कहलाता है, मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को देख लिया। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए पेड़ पौधों के पत्तों के रंग प्रदान करने वाला तत्व होता है और ऑप्शन बी लाल रक्त के सिकाओं को रंग प्रदान करने वाला तत्व होता है और फिर ऑप्शन सी दूध में मौजूद एक यौगिक है या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क तक पहुंच संकेत पहुंचाने वाला एक यौगिक है। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए और यहाँ पे ऑप्शन ए था कि पेड़ पौधों के पत्तों को जो है रंग प्रदान करने वाला तत्व क्या होता है, तो अगर वो हरे कलर का पत्ता है तो उसमें जो है आपका क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल, उसका जो हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका राइबोफ्लेविन क्या है। तो राइबोफ्लेविन जो है आपका विटामिन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन गैस है जो कि लकड़ियों के जलने से हमें प्राप्त होता है या फिर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे बुरा वायु प्रदूषक कौन सा होता है। ऑप्शन वायु प्रदूषण होता है, सबसे बुरा वायु प्रदूषण किससे होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है धुआं से, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड से और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे बुरा वायु का प्रदूषण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है कि जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड से और ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट से और ऑप्शन सी है सीरा या सीरा से और ऑप्शन डी है औद्योगिक अपशिष्ट से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक अपशिष्ट से जो है आपका जल का प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, और ऑप्शन सी पुणे में, और ऑप्शन सी पटना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में जो है आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि एनसीएल स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पाया जाता है ऑप्शन ए आग्नेय सेल में, ऑप्शन बी अवसादी सेलों में, और ऑप्शन सी कयांत्रित सेलों में, और ऑप्शन डी है कक्ष भूमि में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवसादी सेलों में जो है आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है? ऑप्शन ए यूरिया में, और ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट में, और ऑप्शन सी है अमोनियम नाइट्रेट में, और ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया में जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। आप निकाल भी सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, और उसका जो है एटॉमिक इस फॉर्मूले से आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। अब यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, इसके बाद अब इसका एटॉमिक वेट हम लोग लिख लेंगे कि इसका जो है आपका 14 हो गया, इसका जो है आपका 2 हो गया, इसका जो है आपका 12 हो गया, इसका जो है आपका 16 हो गया, इसका फिर से बात करेंगे तो दोनों का मिल करके आपका जो है 16 हो जाएगा। तो 16 3 48, और उसके बाद से आपका 12 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। अब ये 28 से 2 नाइट्रोजन है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका 14 था ना, तो 28/60 कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा जो है करीबन करीबन ये 46% आ जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो आपका पाया जाता है यूरिया में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका जो है विटामिन बी की कमी से होता है। तो याद रखेंगे कि बेरी बेरी नाम का रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न है कि पसीने में होता है? ऑप्शन ए शुद्ध जल, ऑप्शन बी जल लवण तथा अपशिष्ट द्रव्य, और ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल, और ऑप्शन डी है कैल्शियम फॉस्फेट और जल चक्र। तो इसका जो है आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका पसीना होता है, स्वेट होता है, उसमें जो आपका वाटर, सॉल्ट एंड जो अपशिष्ट द्रव्य होते हैं वो सब मौजूद होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का अर्थ है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड वायु में चक्र में घूमता है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना चक्रीय है, या फिर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उपभोग करती है, या फिर ऑप्शन डी मनुष्यों की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तत्पश्चात हरे पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन में परिवर्तित कर दिया जाता है या फिर हो जाता है। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो चक्र होता है वो आपका मनुष्यों के श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका हरे पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन में परिवर्तित कर दिया जाता है। यही आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि? ऑप्शन ए यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाती है, और ऑप्शन बी यह आग के लिए कंबल का काम करती है, और ऑप्शन सी यह जल उत्पन्न करती है जिससे आग बुझती है, और ऑप्शन डी है यह झाग पैदा करती है जो आग बुझाता है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर जिसको हम सोडा बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडा बाइकार्बोनेट जो है आग बुझाने में उपयोगी होता है क्योंकि ये जो है गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो कि आग को बुझाने में मदद करती है। ठीक है, ये खुद कंबल के रूप में काम नहीं करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खुद कंबल के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि वो गर्म होने पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कंबल के रूप में काम करता है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है? यहाँ पे घटक नहीं घातक लिखना चाहिए था। तो वो जो है आपका घातक होता है क्योंकि ऑप्शन ए इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है, और ऑप्शन बी इसके जलने की प्रक्रिया संपूर्ण ऑक्सीजन शोषित कर लेती है अतः सांस लेने में कठिनाई होती है, और ऑप्शन सी इससे उत्पन्न ऊष्मा असह्य होती है, और ऑप्शन डी इससे आग लगने का गंभीर खतरा बना रहता है या फिर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है आपका बंद कमरे में कोयला या फिर चारकोल इसलिए नहीं जलाना चाहिए, या फिर कोयले या चारकोल का जो है बंद कमरे में जलना इसलिए घातक होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जहरीला जो है आपका गैस उत्पन्न होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से यानी कि बॉन्ड से जुड़े होते हैं कौन से हैं? ऑप्शन ए है ग्वानिन तथा साइटोसिन, और ऑप्शन बी है गुआनिन तथा थाइमिन, और ऑप्शन डी है एडेनिन तथा थाइमिन, और ऑप्शन डी है यूरेसिल तथा थाइमिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका एडेनिन तथा थाइमिन जो होता है वो आपका प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल है।
अम्ल में पाए जाने वाला जो है कार्बनिक क्षारक का युग्म है, जिसमें कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है 25 केमिस्ट्री से जो है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, जो कि पहले के एग्जाम में पूछे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्नों को जानकर के आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे तरीके से ये बातें समझ में भी आई होंगी। मतलब 25 क्वेश्चन के आंसर जो है, इनका जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया, वो सारे के सारे जो आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आ गया होगा। और अगर आप ऐसे ही 25 क्वेश्चन का सेट देखना चाहते हैं तो डेली के डेली जो है प्रतिदिन आप जरूर जो है हमारे चैनल को विजिट करें। मैं नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं यही चाहता हूं, मुझे सब्सक्राइबर से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप जिस भी तरीके से हो सके आप मुझ तक पहुंचे और इन सभी 25 प्रतिदिन के अपलोड किए जाने वाले प्रश्नों का जो है आप लाभ उठाएं और अपने दोस्तों तक भी इन सभी प्रश्नों को जरूर पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि आप से मैंने जो अपील किया हुआ है आप जरूर जो है इसे मानेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।